नाइट्रोजन का विश्लेषण करने के लिए हम सबसे पहला काम सोडियम साइनाइड लेंगे। सोडियम साइनाइड लिया गया और इसमें कुछ बूंदें फेरस सल्फेट की मिलाई जाती हैं जिससे कंपाउंड नया बनेगा फेरस साइनाइड FeCN2। इसका नाम फेरस साइनाइड है। फेरस साइनाइड बना और उसके बाद इसमें सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4। तो फेरस साइनाइड जब बना तो फेरस साइनाइड क्या करेगा? फेरस साइनाइड बनने के बाद यह इसी सोडियम निष्कर्ष के साथ आधिक्य में क्रिया कर लेगा और एक नया संकुल यौगिक तैयार हो जाएगा जिसका नाम है Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड। एक संकुल यौगिक होता है सोडियम फेरोसाइनाइड नामक एक संकुल यौगिक बन जाएगा। और यही सोडियम फेरोसाइनाइड का 3 अणु अगर लिया जाए Na4FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड का 3 अणु FeCl3 की कुछ बूंदें मिलाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा एक दूसरे संकुल यौगिक में Fe4FeCN6 होल थ्राइस में प्लस 12NaCl में। तो इस कंपाउंड का जो नया संकुल यौगिक बना इसका नाम है फेरोसोफेरिक साइनाइड। फेरोसोफेरिक साइनाइड बनने का मतलब हुआ कि इसका रंग होता है नीला। ब्लू कलर कंपाउंड अगर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन उपस्थित है। क्लियर हो जाता है। आओ देखें कि अगर कार्बनिक यौगिक में सल्फर का विश्लेषण अगर करना पड़े तो हम क्या करेंगे? सल्फर का विश्लेषण करने के लिए हम लोग उसी सोडियम निष्कर्ष को लेंगे, लेकिन अब सोडियम निष्कर्ष में मौजूद होगा सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम निष्कर्ष मैंने लिया जिसमें मौजूद है सोडियम सल्फाइड और इसमें मैंने मिलाया Na2FeCN5NO जिसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का विलयन मिलाया। ये लैब में होता है, कंपाउंड है और इस प्रकार से ये कंपाउंड आपस में योग अभिक्रिया करके कंपाउंड बना लिया Na4FeCN5NOS। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड में कन्वर्ट हो गया जिसका रंग होता है बैगनी रंग। अगर ये वायलेट कलर आ गया तो कंफर्म है कि हमारे कार्बनिक यौगिक में सल्फर निश्चित रूप से मौजूद है। अगर हमें वही सोडियम निष्कर्ष लेना पड़ा, सोडियम निष्कर्ष मैंने वही लिया और सोडियम निष्कर्ष में मौजूद होगा Na2S। इसमें अगर हमने लेड एसीटेट का विलयन मिला दिया CH3CO2 का जिसका नाम है लेड एसीटेट का विलयन मिला दिया तो कंफर्म है कि यहाँ से PbS बन जाएगा जिसका काला अवक्षेप होता है, काला अवक्षेप हुआ और प्लस इसमें 2CH3COO Na बन जाएगा सोडियम एसीटेट। तो हम काला अवक्षेप देख करके भी समझ जाएंगे कि हमारे कार्बनिक यौगिक में क्या मौजूद है? सल्फर मौजूद है। या फिर सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड का बनना जिसका बैगनी रंग है उसे देख करके भी जाना जा सकता है कि हमारे कार्बनिक यौगिक में सल्फर की उपस्थिति है। इसी प्रकार से अगर हमें X का परीक्षण करना है, X का मतलब हुआ हैलोजन से, अगर हैलोजन का परीक्षण करना है तो फिर परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर वही सोडियम निष्कर्ष लेंगे और अब इस बार सोडियम निष्कर्ष में मौजूद होगा NaX। ये सोडियम निष्कर्ष में मौजूद होगा NaX। हमें मिलाना पड़ेगा इसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का विलयन। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जब हम सोडियम निष्कर्ष में मिलाएंगे तो यहाँ से Agx का अवक्षेप आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, प्लस यहाँ से NaNO3 बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। लेकिन Agx में अगर X को हम Cl मान लें तो AgCl होगा।
AgX में अगर हम X को Br मान लें तो AgBr हुआ, और अगर हम AgX को X में हम X की जगह पर आयोडीन ले लें तो AgI बना। यानी अपने पास AgCl का सफ़ेद अवक्षेप आ सकता है, वाइट प्रेसिपिटेट। AgBr का हल्का पीला अवक्षेप आ सकता है, हल्का पीला अवक्षेप आएगा, या AgI का पीला अवक्षेप आएगा, पीला अवक्षेप आएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन उपस्थित है तो वो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप देगा। अगर कार्बनिक यौगिक में ब्रोमीन उपस्थित है तो हल्का पीला अवक्षेप आएगा, और अगर कार्बनिक यौगिक में आयोडीन उपस्थित है तो फिर पीला अवक्षेप आएगा। अगर हमें इन अवक्षेपों को आगे और प्रैक्टिकल करना हो तो इसको हम NH4OH में डिजॉल्व कर दें अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये पूर्णतया विलय हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा अवक्षेप, सॉल्युबल है। लेकिन अगर इसको NH4OH में डिजॉल्व किया जाए तो ये अल्प विलय होगा, थोड़ा बहुत घुलेगा, पार्शियली सॉल्युबल होगा। लेकिन अगर इसे NH4OH में डिजॉल्व किया जाए तो ये अविलेय होगा, यानी इनसॉल्युबल होगा, डिजॉल्व नहीं होगा अवक्षेप। इस प्रकार से हम पहचान जाएंगे कि हमारे कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है अथवा आयोडीन है। इस प्रकार से अब हम गुणात्मक विश्लेषण को समाप्त करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में इतने ही तत्वों की उपस्थिति आपके सिलेबस में है। अब हम यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे। और मात्रात्मक विश्लेषण करने का मतलब हुआ कि हमारे कार्बनिक यौगिक में कार्बन कितना प्रतिशत उपस्थित है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत उपस्थित है, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन कितने प्रतिशत उपस्थित हैं। यह जानकारी करना ही कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन का एक साथ मात्रात्मक विश्लेषण होता है। हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण देखें, और कार्बन हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए हम क्या करेंगे, लीविंग की दहन विधि का इस्तेमाल करेंगे। एक वैज्ञानिक था लीविंग की दहन विधि। लीविंग की दहन विधि का सिद्धांत ये होता है, थ्योरी, कि इसमें हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक में था, कार्बन कार्बनिक यौगिक में था, और उसके बाद उसमें हम मिलाएंगे, उसको गर्म करेंगे 3CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको गर्म किया जाएगा। तो अगर मैंने कार्बनिक यौगिक में जो हमारे पास कार्बन मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद है, कॉपर ऑक्साइड चूर्ण के साथ अगर मैंने गर्म किया तो कन्फर्म है कि कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा इस प्रकार से, और हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके जल में कन्वर्ट होगा और 3Cu हो जाएगा अलग। कहने का मतलब निकलने वाली गैसें होंगी कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये निकल जाएगी। तो ये सिद्धांत है लीविंग की दहन विधि का, थ्योरी है, प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रिंसिपल। इसे अगर हम एक चित्र की सहायता से समझाएं लीविंग की दहन विधि को, तो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। वायुमंडलीय ऑक्सीजन। अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं तो इस ऑक्सीजन में CO2 हो सकती है, आर्द्रता भी हो सकती है, जल वाष्प भी उसमें मौजूद रहेगी। इसलिए इस ऑक्सीजन को लाने के पहले, क्योंकि हमें शुष्क ऑक्सीजन चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि न हो, CO2 नहीं होनी चाहिए, जल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसे सबसे पहले लाया जाएगा एक कंटेनर के अंदर, जिसमें
KOH का विलयन भरा होगा। अब KOH का विलयन जो भरा हुआ ये पात्र है, उसके बाद इसको हम आगे सप्लाई करेंगे एक दूसरे पात्र के अंदर, जिसमें भरा होगा सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 का विलयन भरा होगा। अगर हमारी ऑक्सीजन में CO2 उपस्थित है, KOH विलयन उसे अवशोषित कर लेगा। अगर हमारे वायुमंडलीय ऑक्सीजन में जलवाष्प की अशुद्धि है तो उसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेगी। इस प्रकार से जो शुष्क ऑक्सीजन आएगी, वो शुष्क ऑक्सीजन आप इस प्रकार से एक दहन नली के अंदर ले आएं, और इस दहन नली के अंदर ध्यान दें, इस दहन नली के अंदर इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक ज्ञात मात्रा में एक क्रूसिबल लेकर के, इस क्रूसिबल ले लिया गया यहाँ, और इस क्रूसिबल के अंदर कार्बनिक यौगिक की ज्ञात मात्रा ले ली जाती है। कार्बनिक यौगिक होगा, मान लीजिए कि इस कार्बनिक यौगिक में मैंने W ग्राम कार्बनिक यौगिक को ले लिया। यहाँ इस किनारे पर कॉपर ऑक्साइड की गेज लगा दीजिए। इस प्रकार से कॉपर ऑक्साइड की गेज CuO गेज लगाई गई, और यहाँ पर कुछ मात्रा में कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण रख दिया जाता है। इसके ये संकेत बना दिया जाता है, जो संकेत होता है फर्नेस का, भट्ठी का। तो कंफर्म हो गया कि शुष्क ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, शुष्क ऑक्सीजन। अब शुष्क ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड चूर्ण के साथ कार्बनिक यौगिक को क्या करेगा? जला देगा, दहन कर देगा। दहन करने के बाद जो यहाँ से निकलेगी वो या तो CO2 हो सकती है, और अगर CO2 है तो U के आकार की एक नली के अंदर इसको इस प्रकार से लाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ KOH विलयन की ज्ञात मात्रा भरी जाएगी, KOH विलयन की ज्ञात मात्रा भर दी जाएगी, की ज्ञात मात्रा भर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसको कनेक्ट कर देंगे हम आगे एक दूसरे U के आकार की नली, इस प्रकार से एक दूसरे U के आकार की नली, इस प्रकार से, जिसमें निर्जल CaCl2 का विलयन भरा होगा, निर्जल CaCl2 का विलयन भरा होगा। और आगे चल करके इसको हम सोडा लाइम के यहाँ सोडा लाइम भरा होगा, उससे कोई मतलब विशेष नहीं है सोडा लाइम से। अब कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर हमारी CO2 आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो कार्बन डाइऑक्साइड KOH विलयन द्वारा अवशोषित हो गई। अगर जलवाष्प आया H2O, जैसा सिद्धांत कहता था कि CO2 या H2O निकलेंगे, तो H2O अगर निकला तो ये CaCl2 वाले ट्यूब में अवशोषित हो जाएगा। अब इस प्रकार से देखा जाए कि KOH विलयन के भार में हुई वृद्धि, भार में हुई वृद्धि ये बराबर होगी प्राप्त CO2 की मात्रा, प्राप्त CO2 की मात्रा, माना कि वो 1 ग्राम आई। इसी प्रकार से निर्जल CaCl2 ट्यूब के भार में वृद्धि, भार में हुई वृद्धि ये बराबर होगी प्राप्त जल की मात्रा, प्राप्त H2O की मात्रा से, और मान लीजिए कि वो 20 ग्राम हो। तो इस प्रकार से इन ट्यूबों में के भार में हुई वृद्धि द्वारा हम CO2 की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, जो कि 1 ग्राम मिली, और H2O की मात्रा जो मिली वो कितनी मिली? 20 ग्राम मिली। अब अगर हम यहाँ से एक कैलकुलेशन करें, जैसे
CO2 का जो अणुभार है, CO2 का अणुभार ये तो 44 होता है, और H2O का अणुभार जो है ये 18 होता है। सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार 44 और H2O का अणुभार 18। अब यहाँ से अगर CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कार्बन की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम। ये क्लियर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड